498A यानी डाउरी और डाउरी की डिमांड को लेकर के महिला के साथ क्रूरलिटी किए जाने के कानून के दुरुपयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसिस्टेंटली लगातार लैंडमार्क जजमेंट दिए जा रहे हैं। मैं भी उन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर समय समय पर आपके बीच में एपिसोड लेकर के आता रहता हूं। मेरे YouTube चैनल में 498A के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर उन तमाम वीडियोज़ को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A के दुरुपयोग को लेकर के एक लैंडमार्क फैसला दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो मामला गया इस केस के फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गईं और फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया गया। यह केस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो महिला थी वो खुद एक पुलिस अधिकारी थी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस केस के फैक्ट क्या थे। ये जो महिला जिसने एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी। 1998 में मैरिज होती है। कुछ ही दिनों बाद डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जिस तरीके से कि आम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। 1.5 लाख रुपया नगद, एक कार और अलग रहने के लिए एक घर की मांग करने का आरोप लगा करके 498A 406 वगैरह में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। 2002 में जुलाई 2002 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और इसके बाद फिर ट्रायल चलता है। विचारण न्यायालय के द्वारा इस मामले में सभी आरोपियों को एक्विटल यानी दोष मुक्त कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय के द्वारा यह भी कहा जाता है दोषमुक्त आदेश में कि यह मामला समय सीमा के बाद दर्ज कराया गया। मैं आपको बता दूं कि 3 साल तक की सजा वाले जो मामले होते हैं 498A में भी इतनी सजा होती है। उनमें जो लिमिटेशन होता है कॉग्निजेंस का फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट से विद इन 3 ईयर्स तक का होता है। अब विचारण न्यायालय के इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट विचारण न्यायालय के इस फैसले को पलट देते हैं। दोष मुक्त के आदेश को रिवर्स कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को आरोपियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होता है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। यह मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट की बेंच बीबी नागरत्ना, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के द्वारा सुना जा रहा था। घनश्याम सोनी बनाम स्टेट एनसीटी दिल्ली, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण बातें कही। यह कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोपों और मामलों की मामले को उसके वास्तविक रूप में लिया जाए तो भी बिना किसी समय, तिथि या स्थान के स्पष्ट आरोपों के अलावा अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता के तत्व को प्रमाणित करने के लिए कोई भी दोषपूर्ण सामग्री नहीं पाई गई। कोर्ट ने कहा कि कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कब, किसके द्वारा, कहाँ, कैसे टॉर्चर किया गया, क्रूरता की गई। अगर हम इसको हटा भी दें तब भी कोई सामग्री नहीं है क्रूरता करने की 498A के तहत। एक ये भी आर्गुमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपियों के द्वारा कि महिला खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उसको कौन टॉर्चर करेगा, उसके साथ कौन क्रूरल्टी करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी, हम ये स्वीकार करते हैं कि पुलिस अधिकारी के साथ भी क्रूरता हो सकती है, वह भी क्रूरता का शिकार हो सकती है। न्यायालय ने परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग पर चेतावनी दी। इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेषकर दूर दराज के रिश्तेदारों के खिलाफ आधाधुन अभियोजन चलाने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायतकर्ता राज्य का अधिकारी है, अधिकारी होने के नाते इस तरह के आपराधिक तंत्र को शुरू किया। पुलिस ऑफिसर है फिर भी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया। सास, ससुर, 5 बहनें और दर्जी को आरोपी बना दिया। क्रूरता के आरोपों की सच्चाई के पीछे की संभावना के बावजूद कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उस पर न्यायालय ने बार बार चिंता जाहिर की है।
कोर्ट ने दारा लक्ष्मी नारायण के केस का हवाला दिया। दारा लक्ष्मी नारायण का केस कुछ ही दिन पहले आया था, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो देख सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक और केस का हवाला दिया, 2018 का था, केस सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें कहा गया था कि सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर दूर दराज के रिश्तेदारों पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसमें पाया कि सास और 5 नंदों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप हैं, सामान्य आरोप हैं, व्यक्तिगत कृत्यों या घटनाओं का कोई विवरण नहीं है। शारीरिक क्रूरता, दहेज की मांग के गंभीर आरोप होने के बावजूद शिकायतकर्ता मेडिकल रिकॉर्ड, चोट की रिपोर्ट या गवाह पेश करने में विफल रही। शिकायतकर्ता ने पहले शिकायत भी वापस ले ली थी, जो संदेह पैदा करता है। कोई मेडिकल एविडेंस नहीं था, मेडिकल के संबंध में कोई विटनेस भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। पहले शिकायत की, इसके बाद वापस ले ली, फिर दोबारा शिकायत की, तो कोर्ट ने कहा इससे संदेह भी पैदा होता है। इन सब बातों को कहते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल के तहत चार्जशीट और एफआईआर को क्वैश कर दिया और कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट आरोपों और साक्ष्यों की कमी के कारण इस मुकदमे को आगे बढ़ाना दमनकारी और अन्यायपूर्ण होगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि शिकायत समय सीमा के अंदर की गई, लेकिन आरोप अस्पष्ट और इतने अप्रामाणिक हैं कि आपराधिक मुकदमे को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां पर वाकई पीड़ित हैं, टॉर्चर किया गया है, और जहां पर दुरुपयोग करके झूठा फंसाया गया है, इन दोनों बातों में बैलेंस रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी फिर से एक 498 मिसयूज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून करने जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।